नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवीश। नेशन एट 9 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले संसद की खबरों से। आपको बता दें कि साल 2008 के बाद यह पहली बार है जब सत्ताधारी दलों के हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौते पर सत्ता में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने जमकर हंगामा किया था और अब उद्योगपति गौतम अडानी और राहुल गांधी के भाषण पर जारी गतिरोध की वजह से 5वें दिन भी संसद नहीं चल सकी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों अब सोमवार यानी 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। संसद ठप होने के बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन भी किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। यहां कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार सदन नहीं चलने दे रही है और अडानी मामले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सदन में राहुल गांधी से माफी मांगने पर जोर दे रही है। आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च को शुरू हुआ था, लेकिन हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई एक दिन भी पूरी नहीं हो पाई। दरअसल संसद के इस चरण में 35 बिल पेंडिंग। अगली खबर भारत और बांग्लादेश को लेकर है। दरअसल आज भारत और बांग्लादेश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहली भारत बांग्लादेश ऊर्जा पाइपलाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। ये पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन है। वहीं आपको बता दें कि इस पाइपलाइन के जरिए डीजल लाया जाएगा। वहीं 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उपयोग करके भारत बांग्लादेश को डीजल का निर्यात करेगा। इसे लगभग 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कुल कीमत में 285 करोड़ रुपए बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने में खर्च हुए हैं। ये राशि भारत ने अनुदान सहायता के तहत खर्च की है। पाइपलाइन से एक साल में 10 लाख टन हाई स्पीड डीजल को भेजा जा सकता है। इसके जरिए शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल भेजा जाएगा। अगली खबर देश में मोदी सरकार को लेकर है, जहां मोदी सरकार के 2.0 यानी कि पूरे 9 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने की योजना है। इसके लिए सरकार ने कार्य योजना तैयार कर ली है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इसको लेकर 2 कमेटी बनाई गई है, जिसमें 6 कैबिनेट मंत्री और बाकी राज्य मंत्रियों को काम पर लगाया जाएगा। घर घर अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी को बनाया गया। अगली खबर ग्लोबल मिलेट सम्मेलन को लेकर है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। साथ ही इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित पूसा एग्रीकल्चर संस्थान में सुबह 11 बजे होगा। इसके जरिए भारत को फसल को पूरे विश्व में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी बड़ी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। इसलिए यह आयोजन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं इस मौके पर ग्लोबल मिलेट सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। अगली खबर भी प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना सागर परिक्रमा को लेकर है, जहां आज से सागर परिक्रमा के 4थे चरण की शुरुआत होने जा रही है। अभी तक इस पहल के 3 चरण पूरे कर लिए हैं। भारत सरकार के अधीन कार्यरत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जैसा कि इसके नाम से पता चल जाता है कि केंद्र सरकार की खास पहल देश के तटीय इलाकों और मछुआरों पर फोकस करती है। इसलिए सागर परिक्रमा का उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए उनकी मदद करता है। अगली खबर गुजरात से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह 5 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पिछले हफ्ते गृह मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र और अहमदाबाद से जुड़े 154 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण किया था। वहीं गृह मंत्री का दौरा सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसके बाद वो दिल्ली लौटेंगे। केंद्र में गृह विभाग के साथ सहकारिता विभाग संभाल रहे अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत इंडियन डेयरी एसोसिएशन के कार्यक्रम से करेंगे। वह अहमदाबाद पहुंचेंगे और फिर से गांधीनगर पहुंचकर इस कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे। आपको बता दें कि आज वो गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में भाग लेंगे। अपने दौरे में अमित शाह 2 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर में भी वो पूजा अर्चना करने जाएंगे। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज कर्नाटक के दौरे का दूसरा दिन है। 2 दिवसीय दौरे में वो बीजेपी की विजय संकल्प रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल विदेशियों से कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाओ। वहीं नड्डा ने सवाल पूछते हुए लोगों से कहा कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीती तो क्या भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। बता दें कि आज जेपी नड्डा ने पार्टी कैंपेन कमेटी की बैठक और पार्टी कैंपेन कमेटी की बैठक बुलाई है। दरअसल कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि देश में कांग्रेस पार्टी खतरे में है। कांग्रेस जिस तरह से मानसिक दिवालियापन की ओर बढ़ रही है वो निंदनीय और पीड़ादायी। बात अब दिल्ली की करते हैं, जहां दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभिभाषण पढ़ा और केजरीवाल सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कई परेशानियों के बाद भी दिल्ली में सरकार ने अच्छे काम किए। हालांकि एलजी के अभिभाषण से पहले दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ। उपराज्यपाल के अभिभाषण से ठीक पहले बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। बीजेपी के इस रवैये के बाद आप विधायक भी नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते एलजी अपना अभिभाषण शुरू नहीं कर पाए। इस दौरान स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर करने की चेतावनी दी, बावजूद इसके हंगामा नहीं थमा। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण को लेकर आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की अहम बैठक हो रही है। एलजी वीके सक्सेना की अगुवाई में यह बैठक होगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने कल ही इसको लेकर हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा बढ़ सकता है। इसके मद्देनजर एक बार फिर देश की राजधानी में लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो सकता है। दिल्ली में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के खतरे को लेकर शुक्रवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले मार्च के अंत तक आमतौर पर कम हो जाते हैं। हालांकि इस बार बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक दिल्ली सरकार के अधिकारियों को राजधानी में इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों का पता लगाने के लिए जल्द जांच का निर्देश दिया गया है। बता दें कि देश में बढ़ते H3N2 इन्फ्लुएंजा खतरे को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई। अगली खबर देश की सेना से जुड़ी हुई है, जहां 25 अफ्रीकी देशों की सेनाएं 28 मार्च को पुणे में भारत अफ्रीका चिफ्स कॉन्क्लेव में भाग लेंगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना अध्यक्षों के सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 22 अफ्रीकी देशों के सेना अध्यक्षों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में कांगो, नाइजीरिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, युगांडा, सेशेल्स, गाम्बिया, तंजानिया और केनिया देशों के सेना प्रमुख भाग ले रहे हैं। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग की लंबी विरासत है और अभी पिछले साल अफ्रीकी देशों के 153 सैन्य अधिकारियों को अलग अलग पाठ्यक्रमों में भारत में प्रशिक्षण दिया गया है, जिसकी संख्या बढ़कर इस वर्ष 450 कर दी गई है। इतना ही नहीं, अभी भारत की 4 सैन्य टीमें अलग अलग अफ्रीकी देशों की सेनाओं को प्रशिक्षण देने में जुटी हैं और इस वर्ष 2 टीमें और बढ़ाई जाएंगी। अफ्रीकी देशों और भारत के बीच 2019 के बाद ये दूसरा सैन्य अभ्यास है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता में आज से 2 दिवसीय समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इससे पहले कल कोलकाता पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सीएम ममता से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। ममता बनर्जी से मिलने जाने से पहले अखिलेश ने मीडिया से बात की और कहा कि मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह दीदी ने बंगाल में बीजेपी का मुकाबला किया है, वैसे ही आने वाले समय में देश से, झारखंड से, यूपी और दक्षिण भारत से हम सभी दलों को एक होकर बीजेपी का सफाया करना है। अब खबरों में रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी 353 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बता दें कि 1449.68 करोड़ लागत की 353 परियोजनाएं हैं। ये कार्यक्रम लखनऊ के कालविन तलुकेदार कॉलेज में होगा। वहीं अगर इस कार्यक्रम के समय की बात करें तो ये शाम 4 बजे होने का अनुमान है। वहीं शाम 5:30 बजे बाराबंकी में डिवाइन धन्वंतरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम है। अगली खबर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल कोल्ड स्टोरेज घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। सीएम योगी ने मुरादाबाद के अस्पताल में एक एक मरीज के पास जाकर उनका हाल जाना और घटना की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से घटना को लेकर हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से कमेटी गठित की गई है, जो हादसे के कारणों की जांच करेगी। वहीं सीएम योगी ने बड़े शब्दों में कहा कि हादसे में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है, जिसका पश्चिमी यूपी में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बागपत में 50 से ज्यादा गांव में बिजली आपूर्ति बंद हो गई है, तो वहीं बिजनौर में 47 बिजली घरों पर ताले लटके हुए हैं।
सबकी वजह से लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। यूपी के अलग अलग जिलों में हड़ताली बिजली कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की इस हड़ताल पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभाग के कर्मचारी यूनियन नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। अदालत ने इन नेताओं को जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें 20 मार्च को कोर्ट में पेश होने को कहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर बिजली कर्मचारी यूनियन के कुल 18 पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर तत्काल हड़ताल वापस लेने को कहा। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और कई जगहों पर बर्फ की चादर बिछ गई। तेज बारिश और ओलावृष्टि से 50 से ज्यादा गांवों में दलहन के साथ गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक हुई ओलावृष्टि में सैकड़ों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। लिहाजा जिलाधिकारियों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने इलाकों के किसानों की फसलों का सर्वे कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि ललितपुर में बानपुर इलाके में जमकर ओलावृष्टि हुई है। फसलें बर्बाद होने से किसानों के चेहरों पर हताशा है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के लिए अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। सीएम धामी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। बात अब हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। सीएम सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में 25,000 विभिन्न कार्यात्मक पदों को भरने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा पशुपालन, शहरी विकास, पंचायती राज, जल शक्ति, बिजली बोर्ड और ग्रामीण विकास विभाग में खाली पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पेयजल, सिंचाई और सीवरेज स्कीमों के रखरखाव और परिचालन के लिए अलग अलग श्रेणियों के 5,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं बजट में विधायक ऐच्छिक निधि को 12 से बढ़ाकर 13 लाख रुपए करने की घोषणा भी की गई। अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एवं पेशा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कन्या विवाह योजना में अब सामान की जगह 50,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई जगह घटिया सामग्री देने की शिकायतें सामने आती थी। योजना में सामान खरीदी में गड़बड़ी की आशंका के चलते फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के तहत EKYC के नाम पर पैसे मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। सीएम शिवराज ने इसके अलावा बुजुर्गों की पेंशन 1,000 रुपए महीना करने की घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में कुल 240 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। खबरों में अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां पुलवामा के मित्रगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले 28 फरवरी को पुलवामा में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग कर दी थी। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के 2 दिन बाद ही अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार दिया। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी घोषणा की है। सीएम गहलोत ने विधानसभा सत्र में प्रदेश में 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया। जिलों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने राज्य में 3 नए संभाग बनाए जाने की भी घोषणा की है। सीएम गहलोत की इस घोषणा के बाद अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 52 होगी, जबकि संभागों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बांसवाड़ा, सीकर और पाली नए संभाग होंगे। इन नए जिलों और जरूरतों की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण राजस्थान में हमारे कई जिले ऐसे हैं जहां जिला मुख्यालय से कई इलाकों की दूरी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। खबरों में फिर रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामला शाहरा के नाथू कॉलोनी चौक का है। यहां एक सिर फिरे ने पहले चाकू से अपना गला काट लिया और फिर सड़क पर बंदूक लेकर दौड़ने लगा। इस दौरान उसने फायरिंग भी की और एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना 16 मार्च की है, जब PSMS पार्क में शाम 6:40 और शाम 6:55 2 PCR कॉल मिली थी और एक व्यक्ति ने चाकू से अपना गला काट लिया था और वो नाथू कॉलोनी चौक के पास चाकू और पिस्टल लेकर सार्वजनिक स्थान पर भाग रहा है।
उसने पिस्टल से फायरिंग भी की। नाथू कॉलोनी चौक पर जनता और पुलिस ने उस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसने एक पुलिस अधिकारी को घायल कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने 307 और 27 आर्म एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश सचिवालय में स्वतंत्रता सेनानी अमरजीवी पोट्टी श्री रामालुलु को उनकी 123वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ और मुख्य सचिव के.एस. जवाहर रेड्डी भी मौजूद थे। इस बीच वाईएसआर कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामालुलु की जयंती पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में भी श्रद्धांजलि देकर मनाई गई। इस अवसर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष के वीरभद्र स्वामी, पूर्व मंत्री वी श्रीनिवास राव, विधायक एम गिरिधर, वाईएसआर कांग्रेस नेता लैला अप्पी रेड्डी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां राज्य का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,79,279 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में 54,228 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ ने सचिवालय में पूजा की। पूजा के दौरान वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव एम एस रावत और वित्त विभाग के सचिव केवीवी सत्यनारायण भी मौजूद रहे। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश का बजट 2.56 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। अगली खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां गुजरात वन विभाग ने भारतीय तट रक्षक के साथ एक संयुक्त अभियान में पोरबंदर के तट पर एक डॉल्फिन अवैध शिकार का पर्दाफाश किया और 22 मृत डॉल्फिन के साथ 10 मछुआरों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि 10 आरोपी वन विभाग के अनुसार तमिलनाडु, ओडिशा, असम, केरल और अन्य राज्यों के हैं। वन विभाग को तट रक्षक की ओर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पोरबंदर के तट पर एक अभियान चलाया गया, जहां पोरबंदर के तट से 12 समुद्री मील दूर एक संदिग्ध नाव की खोज के बाद मृत डॉल्फिन की खोज की गई। खबरों में अब बात करते तेलंगाना की, जहां की राजधानी हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में 13 लोग आ गए। उसे अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर रूप से झुलस गई है और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे में जान गंवाने वालों में 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के शामिल हैं। स्वप्नोग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बहुमंजिला है। सभी पीड़ित एक मार्केटिंग कंपनी में कार्यरत थे, जिनका दफ्तर इसी कॉम्प्लेक्स में है। जानकारी के मुताबिक घटना शाम करीब 7:30 बजे की है। इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कई दफ्तर हैं। बिल्डिंग में लगी आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची थी। यह पूरा कॉम्प्लेक्स 8 मंजिला है। खबरों में अब रुक करते हैं चेन्नई की ओर, जहां एक स्टार्टअप कंपनी ने अनोखा रेस्टोरेंट खोला है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यहाँ आपको कोई वेटर नजर नहीं आएगा, यहाँ हर काम खुद करना होगा, यानी यहाँ सेल्फ सर्विस है। रेस्टोरेंट के अनोखेपन की बात करें तो यहाँ 32 इंच की टच स्क्रीन लगी है, जिस पर डिश के नाम और उनका रेट लिखा हुआ है। कुछ भी लेना हो तो उस पर आप टच कीजिए और एटीएम में पैसे डालिए और फिर एटीएम से ही खाना जो है वो बाहर निकालिए। सोशल मीडिया पर इस अद्भुत रेस्टोरेंट का वीडियो वायरल हो रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ 4 टच स्क्रीन लगी हुई हैं, जिस पर फूड आइटम और उसकी कीमत दिखाई दे रही है। जिसे कुछ ऑर्डर करना होता है, वो स्क्रीन पर मेन्यू देखकर ऑर्डर करता है, जैसे किसी ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल पर होता है। इस टच स्क्रीन पर आपको टाइम भी पता चल जाएगा, आपका फूड कितने समय में मिल जाएगा। बात गुजरात की करते हैं, जहां बेमौसम बारिश का कहर जारी है। बारिश से हुई घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अधिकारी के हवाले से खबर है कि 4 मार्च से अब तक राज्य में कुछ हिस्सों में बारिश के कारण 3 अलग अलग चरणों में बिजली गिरने जैसी घटनाएं हुई, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है। केवल शुक्रवार को ही दाहोद, बड़ौदा और डांग जिले में बिजली गिरने या पेड़ गिरने की घटनाओं में 5 लोगों की मौत होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक अबोध गांव में भी बारिश के कारण पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इससे पहले दाहोद जिले के अलग अलग गांव में बिजली गिरने से 2 शख्स घायल हो गए थे और कई मवेशियों की मौत हो गई। खबरों में अब रुख मुंबई का, जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए लो स्कोरिंग मैच में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की, जिसके हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा रहे। राहुल और जडेजा ने खराब हालात में आकर मोर्चा संभाला। भारत ने 83 रन पर 5 विकेट खो दिए थे, लेकिन राहुल और जडेजा ने शतकीय साझेदारी करके भारत को 5 विकेट से जीत दिलाई और सीरीज में 1-0 की बढ़त भी भारत ने हासिल कर ली है। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लिए। कप्तान हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट लिया। वहीं जडेजा ने 2 विकेट चटकाए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 188 रन पर ढेर हो गई। जडेजा को शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।